बेसिकली हम लोगों ने स्टार्ट किया था माइकोसिस से रिलेटेड। व्हाट इज माइकोसिस? माइकोसिस हम लोग कहते हैं फंगस के इन्फेक्शन को। अब हमारे पास फंगस के इन्फेक्शन को डायग्नोज करना जरूरी क्यों होता है? इस वजह से कि नंबर वन पे तो एक तो पता चल सके कि किसी और एजेंट का इन्फेक्शन नहीं है। हम थेरेप्यूटिक एजेंट कौन सा देंगे, किस तरह की मेडिकेशन उस पर्सन को देंगे। अगर उसका कोई मेडिकेशन चल रही है तो वो मेडिकेशन उसके काम आ भी रही है कि नहीं आ रही, इस चीज को देखने के लिए, और वो पर्सन क्योर हो गया है कि नहीं हो गया, इस चीज को देखने के लिए हम लोग फंगस को बेसिकली देखना चाह रहे होते हैं कि माइकोसिस इस टाइम पे किस वाली स्टेज पे है। ठीक है, उसका डिफरेंट तरह के टेस्ट करके। अब उसमें हमारे पास डिफरेंट तरह के माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन भी आ रहे थे हमारे पास। हम लोगों ने देखा कल्चर हम लोग कर सकते हैं, उसके जरिए से आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। हम लोगों ने देखा कि हम लोग सीरोलॉजिकल या फिर इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट कर सकते हैं, और एज वेल एज हमारे पास मोलिकुलर टेस्ट भी अवेलेबल है। तो सबसे अटमोस्ट जो चीज हमारे पास आती है दैट इज द सैंपल कलेक्शन। अब सैंपल हमारे पास वेरी करता है कि हमारे पास इन्फेक्शन किस साइड पे है बॉडी पे। जिस वाली साइड पे हमारे पास इन्फेक्शन होगा उसके हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों को अपना सैंपल कलेक्ट करेंगे। और सैंपल कलेक्शन पे कल भी मैंने बहुत ज्यादा एम्फेसाइज किया था, आज भी अगेन वही बात करूंगी कि हमारे पास हमारी बेसिस है। हमारे टेस्ट की बेस क्या होती है? सैंपल कलेक्शन। राइट साइड से लिया हुआ स्पेसिमन, राइट टाइम पे लिया हुआ स्पेसिमन हमें चाहिए होता है। और एक और बात, सारी चीजें मैंने बता दी थी कि किस किस जगह से हम लोग किस तरह का सैंपल ले सकते हैं। हेयर से स्किन, हेयर ले सकते हैं, स्किन से क्रैपिंग्स हो सकती हैं, नेल हो सकता है, स्पुटम हो सकता है, एज वेल एज सिस्टेमिक कोई भी होगा उस तरह का होगा, हमारे पास हमारा सैंपल होगा। और एक इम्पोर्टेंट बात जो शायद हमारी कल रहेगी थी वो ये कि अगर एक पर्सन जो कि ऑलरेडी एंटी फंगल मेडिकेशन पे है तो उसके आपने कल्चर करना है, तो उस टाइम पे आप उसको कैसे डायग्नोज करोगे? क्या आप उसकी एंटी फंगल जो वो मेडिकेशन ले रहा है वो मेडिकेशन कंटिन्यू रखेगा, और साथ में आप उसको क्या करोगे कि उसका सैंपल ले लोगे और उसके लिए कल्चर लगा दोगे? इज दैट ट्रू हामिद? सॉरी मैम, क्वेश्चन पूछ लीजिएगा। आई सेड कि अगर हम लोग एक पर्सन को ऑलरेडी वो एंटी फंगल ले रहा है, ठीक है, वो मेडिकेशन पे है, तो ड्यूरिंग दैट टाइम हम लोगों को ये देखना है कि इधर हमारा जो फंगस है वो थोड़ी बहुत एलिमिनेशन की तरफ जा रही है कि नहीं जा रही है। उस चीज को देखने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग अपनी एंटी फंगल जो एंटी फंगस के अगेंस्ट मेडिकेशन दे रहे थे वो कंटिन्यू रखेंगे या फिर हम लोग उसको स्टॉप करेंगे? बोले बच्चे? तालिया महबूबा बोले बच्चे? मैम मैंने अभी ज्वाइन किया है। अभी ज्वाइन किया है। मैरूनी साहब बच्चे आप बोले? आयशा महानूर? मैम वैसे नॉर्मली जो दूसरा हम लोग कल्चर लगाते हैं उसके लिए तो यही होता है ना कि जो भी एंटीबायोटिक्स वगैरह होती हैं उससे पहले वो यूज करवाने से पहले हम लोग कल्चर लेते हैं ना। हम्म। तो अब फंजाई की केस में फिर वैसे तो हमें ऐसे ही करना चाहिए कि जब हम कल्चर लें तो एंटी फंगल्स नहीं उस वक्त यूज करवानी चाहिए। शाबाश बेटा जी, शी इज राइट। ये एक कॉमन हमारे पास बात है कि जब भी हम लोग किसी भी चीज को कल्चर करना चाह रहे हैं, अगर उसका आपको मेडिकेशन चल रही है, ठीक है, कल्चर करने के लिए, अगर उस वाले बैक्टीरिया हो गया या फिर वो किसी भी तरह का पैथोजन है, अगर उसके अगेंस्ट आप मेडिकेशन ले रहे हैं तो आप उसकी मेडिकेशन स्टॉप करेंगे फॉर अबाउट 2 डेज, ठीक है, या फिर 12 आवर्स के लिए। अगर आप इतना नहीं कर सकते तो एंटीबायोटिक या फिर एंटी फंगल या कोई भी एंटीपैथोजेनिक जो हम लोगों ने उसको मेडिकेशन देनी है, वो मेडिकेशन देने की उसकी डोज देने से पहले पहले हम लोग सैंपल कलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अभी आपने वो एंटी फंगल दी, एंटीबैक्टीरियल जो दी, और उसके बाद आपने फौरन सैंपल कलेक्ट कर दिया। या फिर तीन चीजें। एक तो अगर आप बिल्कुल स्टॉप नहीं कर सकते मेडिकेशन को तो आपने उसकी डोज देने से पहले सैंपल कलेक्ट करना है, या फिर आपने 1 से 2 दिन तक उसको मेडिकेशन को स्टॉप स्टॉप कर देना है, फिर आपने उसका क्या करना है, कल्चर करवाने के लिए सैंपल देना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपने याद रखनी है।
हम लोगों ने देख लिया था कि सुपरफिशियल माइकोसिस के लिए हम लोग इस तरह के सैंपल ले रहे होते हैं। डर्मेटोफिटिक लीजन है तो स्क्रैपिंग्स लेंगे स्किन की, स्कैल्प की हम लोग ले सकते हैं, स्क्रैपिंग ले सकते हैं। और हम लोग अपना हेयर लेंगे, हेयर को कभी कट करके नहीं लेना, साथ में उसका फॉलिकल जरूर आना चाहिए। हेयर को आपने उसके फॉलिकल में से रिमूव करना है। नेल हो सकते हैं, इसके अलावा कोई भी सैंपल हमारे पास हो सकता है जहाँ पे इन्फेक्शन है। सबक्यूटेनियस में हमारे पास पस हो सकती है, बायोप्सिस वगैरह हो सकती है, ये भी हम लोगों ने देख लिया था। सिस्टेमिक माइकोसिस में हमारे पास सैंपल क्या होगा, हमारे पास जिस भी सिस्टम को उसने इन्वॉल्व किया है वहां से हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अपना सैंपल कलेक्ट करेंगे। आइदर दैट कैन बी फीसिस, यूरिन, स्पूटम हो गया। और फीसिस के बारे में मैंने बोला था कि अनसूटेबल होते हैं फंगस के लिए, ठीक है। और लेकिन अगर आपने फीसिस नहीं ले रहे बल्कि आप इंट्रास्टाइनल बायोप्सी वगैरह या फिर इस तरह का कोई काम कर रहे हैं तो फिर वो आप उसके कल्चर लगा सकते हैं। आगे हम लोगों ने इसकी माइक्रोस्कोपी के बारे में पढ़ा था, वेट माउंट के बारे में पढ़ा था, हम लोगों ने डिफरेंट स्टेन्स के बारे में पढ़ा था। और ये सारी चीजें हम लोगों ने कल देखी थी। और अब हम लोग और जर्म ट्यूब टेस्ट के बारे में भी हम लोगों ने देख लिया था। तो ये छोटा सा ओवरव्यू था हमारे कल के लेक्चर का। अब हम लोग मूव करते हैं टुवर्ड्स आवर टुडेज लेक्चर। आज हम लोगों ने बेसिकली पढ़ना है फंगस के कल्चर के बारे में। इज देयर एनी डिस्टॉर्शन इन माय वॉइस? इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस मैम। ओके ओके, आज हम लोग बेसिकली पढ़ने जा रहे हैं फंगस के कल्चर के बारे में। फंगस के कल्चर के बारे में हम लोग देखेंगे कि फंगस का कल्चर करना क्यों जरूरी है, या फिर हम लोग किन कंडीशन में करते हैं, और करते हैं तो हम लोग अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से किस किस तरह का मीडिया चूज कर सकते हैं। तो फंगस का कल्चर हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंट तरह के हमारे पास केसेस हो सकते हैं जिसमें हम लोग फंगस का कल्चर करेंगे। नंबर वन पे तो आइडेंटिफिकेशन के लिए कि हमारे पास ये फंगस का इन्फेक्शन है भी है कि नहीं है, एक पर्सन को माइकोसिस है कि नहीं है, अगर वो है तो किस टाइप की है, ठीक है। नंबर टू पे ये हो सकता है कि आप डिफरेंट तरह की रिसर्चेस कर रहे हो, जैसे अभी आपके फाइनल ईयर के स्टूडेंट हो तो रिसर्च चल रही है, हो सकता है कि किसी बच्चे की कैंडिडा के ऊपर भी हो, ठीक है। तो हम लोग रिसर्च पर्पस के लिए भी कर सकते हैं। और हम लोग कल्चर मीडिया यूज करते हैं फंगस के लिए। अब कल्चर मीडिया में क्या होता है, हमारे पास डिफरेंट तरह के फंगस की ग्रोथ के लिए जो चीजें रिक्वायर्ड होती हैं वो चीजें हम लोग इसमें ऐड करवाएंगे। सिंपल जो बैक्टीरिया के लिए मीडिया यूज होते हैं दैट कैन नॉट बी यूज इन एवरी केस फॉर द फंगस कल्चर टू, ठीक है। जरूरी नहीं है कि जिसपे आपके बैक्टीरिया ग्रो कर रहे हैं उसी पे आपके फंगस भी ग्रो कर जाए। फंगस की बहुत सारी जगहों पे अपनी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। इन्वायरमेंटल फंगस हमारे पास बिल्कुल डिफरेंट चीज है। आपने देखा होगा कि जब आपकी प्लेट्स फॉर अ कपल ऑफ डेज आपके लेबोरेटरी में पड़ी रह जाती हैं तो उसके बाद क्या होता है कि फंगस उस पर धीरे धीरे ग्रो करना शुरू हो जाती है। कभी आपने देखा छोटे छोटे थ्रेड्स काफी सारे डिफरेंट कलर के हमारे पास उसके ऊपर ग्रो कर जाते हैं। कभी पुरानी प्लेट देखी है? यस मैम। ठीक है। अब वो इन्वायरमेंटल फंगस होती है, ठीक है। वो इन्वायरमेंटल फंगस होती है और वो स्लो ग्रोइंग फंगस होती है जो कि जैसे जैसे पुराना होता जाता है हमारा मीडिया वैसे वैसे उसके ऊपर ग्रो कर रही होती है। और कुछ फंगस ऐसी होती हैं जो हमारे पास बहुत यानी कि इंस्टेंटली ग्रो कर जाती हैं, जस्ट लाइक द बैक्टीरिया। जैसे कि हम लोग कैंडिडा को ग्रो करवाते हैं अपनी नॉर्मल लैब में, ठीक है। कैंडिडा को कैसे करते हैं कि आज हम लोगों ने कल्चर लगाया और नेक्स्ट डे हमारे पास कैंडिडा अगर मौजूद है तो वो ग्रो करता है कि नहीं करता, ग्रो करता है कि नहीं करता? तालियां बच्चे। देखा हुआ है आपने? करता है। करता है, ठीक है। कैंडिडा एक फास्ट ग्रोइंग है जस्ट लाइक द बैक्टीरिया, वो भी हमारे पास बड़ी जल्दी जल्दी ग्रो करता है। तो आपने एक चीज याद रखनी है कि फंगस के हमारे पास हम लोगों ने इसके कल्चर को टाइम देना होता है कि इसको देखने के लिए कि हमारे पास किस तरह की फंगस होगी। मैक्सिमम हम लोग 4 वीक्स तक इसका वेट कर सकते हैं, ठीक है। अपने जो सैंपल के लिहाज से हम लोग इसका 4 वीक्स तक वेट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कैंडिडा सिंपल कैंडिडा को देखना चाह रहे हो जो कि नॉर्मल यूटीआई वगैरह खोज कर रहा है तो वो ओवरनाइट इंक्यूबेशन इज मोर देन इनफ। ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल पॉइंट्स हैं जो आपने साथ साथ नोट करने हैं। आगे फंगस को कल्चर करने के लिए हमारे पास डिफरेंट तरह के मीडियाज होते हैं जिनमें हमारे पास बेसल मीडिया हो गया, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंट मीडिया हो गया, इनरिच्ड मीडिया हो गया, सिलेक्टिव मीडिया हो गया,
डिफरेंट तरह के सिलेक्टिव या फिर डिफरेंशियल मीडिया हो सकते हैं, और एस्कोस्पोर को स्टिमुलेट करने के लिए डिफरेंट तरह के हम लोग मीडिया यूज करते हैं, और एज वेल एज हम लोग इनकी बायोकेमिकल जो टेस्ट हैं वो भी करते हैं कि ये देखने के लिए कि हमारे पास किस तरह की फंगस मौजूद है। बायोकेमिकल टेस्ट आप लोगों ने लगाए हुए हैं फॉर द बैक्टीरिया? यू हैव आइडिया अबाउट एनीवन जिसने बायोकेमिकल टेस्ट ना लगाए हो? यू कैन रेज योर हैंड। हम लगाए हुए हैं। लगाए हुए हैं, ओके। ये जूनियर मेडिकोस में कौन है बच्चे? जूनियर मेडिकोस में कौन सा बच्चा है? यहाँ पे ये जूनियर मेडिकोस नाम लिखा हुआ है, कौन बच्चा है उस पे? मैंने अटेंडेंस लेनी है आपकी। मैम आई थिंक मैम एमन है। ओके ओके ओके, अच्छा ठीक हो गया। आगे हम लोग देखते हैं कि हमारे पास डिफरेंट तरह के मीडिया हो गए। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंट मीडिया, हम लोग अभी नाम इनके देख रहे हैं कि इसमें कॉर्न मील एगर आ गया, रिच मीडिया आ गया। इन रिच मीडिया में हमारे पास BHI ब्रेन हार्ट इन्फ्यूजन ग्रोथ, या फिर इसका एगर आ जाता है, नाइगर सीड एगर आ गया। इसके अलावा हमारे पास डिफरेंट तरह के सनफ्लावर सीड का भी हमारे पास होता है, एगर होता है, ठीक है। और डिफरेंशियल या इंडिकेटर मीडिया भी होता है। अब आपने यहाँ पे ये देख लेना है कि जरूरी नहीं है कि जो हमारे पास डिफरेंशियल मीडिया है वो सिर्फ एक डिफरेंशियल मीडिया भी हो सकता है, वो इनरिच मीडिया भी हो सकता है, वो हमारे पास न्यूट्रिशनल डेफिशिएंट मीडिया भी हो सकता है, ठीक है। इंडिकेटर मीडिया इन सेल्फ हमारे पास सिलेक्टिव मीडिया हो सकता है, ठीक है। क्योंकि ये सिलेक्ट कर देता है और सॉरी आइडेंटिफाई कर देता है, तो हमारे पास एक चीजों को और दूसरी चीजें से डिफरेंशियल मीडिया, सॉरी डिफरेंशियल मीडिया मुझे कहना चाहिए कि हमारे पास डिफरेंशिएट कर देता है एक मीडिया को, एक का हमारे पास ऑर्गेनिज्म को दूसरे ऑर्गेनिज्म से। तो इसे हम लोग डिफरेंशियल या फिर इंडिकेटर मीडिया कहते हैं। अब हम लोग इनके डिटेल के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं, मीडियाज के बारे में। सबसे पहले जो हमारे पास सबसे बेसिक मीडिया फंगस को ग्रो करवाने के लिए आते हैं, दे आर द बेसल मीडिया या फिर बेसिक मीडिया। अब बेसल मीडिया, ये बेसिक मीडिया क्या होते हैं? इनमें हमारे पास वो बेसिक न्यूट्रिएंट्स, वो बेसिक सारी रिक्वायरमेंट्स ऐड होती हैं जो कि एक फंगस को ग्रो कराने के लिए हमारे पास चाहिए होती हैं। लाइक SDA सेब्रोड डेक्सट्रोज एगर हमारे पास आ गया, न्यूट्रल एगर SDA हो गया, ठीक है। इसे हम इमोस मॉडिफिकेशन भी कहते हैं, एज वेल एज हमारे पास हम डिफरेंट तरह की एंटीबायोटिक्स भी इसके अंदर यूज कर सकते हैं। अब इनकी हम लोगों ने ऐसा ऐसा डिटेल पढ़नी है। सबसे पहले हम लोग मूव करते हैं टुवर्ड्स द सेब्रोड डेक्सट्रोज एगर। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज होती है बच्चों, वो होती है हमारे पास पेप्टोन डेक्सट्रोज। अब ये क्या होती है? ये हमारे पास ये चीजें हम लोगों ने ऐड की होती हैं, ये फंगस की जो उसकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है, बेसिक न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स है, वो चीजें ऐड होती हैं। अब इसमें पेप्टोन होता है, इसमें डेक्सट्रोज होती है। डेक्सट्रोज क्या होती है? डेक्सट्रोज हमारे पास ग्लूकोज होती है, यानी कि शुगर का एक जरिया होती है, और शुगर के जरिए से वो अपनी एनर्जी बना रहा होता है। पेप्टोन क्या होता है? ये प्रोटीन होती है, ठीक है। पेप्टोन प्रोटीन्स होती हैं, लाइक केजीन हो गया, और डिफरेंट तरह के एनिमल टिश्यू से प्रोटीन ली जाती है उनको डाइजेस्ट करवा के। अब केजीन क्या होता है? केजीन एक डेयरी प्रोटीन है, ठीक है। केजीन डेयरी प्रोटीन है। अब इन चीजों से हम लोग क्या कर रहे होते हैं? पेप्टोन ले रहे होते हैं। डेक्सट्रोज ऐड करते हैं। डेक्सट्रोज इज अ एनर्जी सोर्स, कार्बन का सोर्स होता है, ठीक है, क्योंकि ये ग्लूकोज होता है। और एगर इसमें क्या होता है? एगर इज अ सॉलिडिफाइंग एजेंट। एगर इज अ सॉलिडिफाइंग एजेंट। और एज वेल एज आपने ये देख लेनी है कि इसमें पीएच कितनी है? 5.6, ठीक है। दैट इज नॉट द न्यूट्रल पीएच। ये हमारे पास SDA सबसे ज्यादा बेसिक मीडिया जो हम लोग फंगस को ग्रो करवाने के लिए यूज करते हैं। अब SDA बेसिकली हम लोग 5.6 पीएच है। 5.6 पीएच हमारे पास एसिडिक होती है या बेसिक होती है? मैम एसिडिक होती है। एसिडिक होती है, ठीक है। ये हमारे पास एसिडिक होती है। अब एसिडिक एनवायरनमेंट में आपको पता चल गया कि हमारे पास बैक्टीरिया ग्रो नहीं करते हैं। मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया ग्रो नहीं करते। तो इट्सेल्फ इसमें हमारे पास क्या हो गया कि फंगस को ग्रो कराने के लिए एक सेलेक्टिव मीडिया, थोड़ा बहुत हम लोग इसको कह सकते हैं, बिकॉज ऑफ इट्स एसिडिक इन्वायरमेंट। अब इसमें अगर हम लोग एंटीबायोटिक्स ऐड कर दें तो हम लोग इसे कहेंगे कि SDA विद द एंटीबायोटिक्स। अब फॉर एग्जांपल अगर आप यूज कर रहे हो स्टूल,
अब आपको पता है कि स्टूल में बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, स्टूल में बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं। तो आप उन बैक्टीरिया के अगेंस्ट हो, मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रही हूँ, आप उन वाले बैक्टीरिया के अगेंस्ट आप अगर उसमें ऐड कर दें एंटीबायोटिक्स, तो उसकी वजह से क्या होगा कि बैक्टीरिया की ग्रोथ इनहिबिट हो जाएगी, फंगस को ग्रो करने का ज्यादा मौका मिलेगा। एक तो आप लोग इजीली देख सकोगे कि इसके ऊपर फंगस ही ग्रो की है, और नंबर 2 पे ये कि जो न्यूट्रिशन हम लोगों ने कल्चर मीडिया के जरिए से प्रोवाइड की है वो ज्यादा किसको मिल जाएगी, फंगस को। ठीक है, एंटीबायोटिक्स या फिर आप अपनी मर्जी के एंटी फंगस वगैरह ऐड कर सकते हैं इसमें, वो डिपेंड करता है कि आपने किस तरह के ऑर्गेनिज्म को आइसोलेट करना है। एज वेल एज ये हमारे पास फूड और कॉस्मेटिक्स और क्लिनिकल स्पेसिमेंस वगैरह में कंटेमिनेशन वगैरह को देखने के लिए भी इस्तेमाल होता है कि हमारे पास उसमें किसी किस्म की फंगस तो नहीं है, बिकॉज अगर वो मौजूद होगी तो वो आपके स्किन को अफेक्ट करेगी। एसडीए की प्रिपरेशन आप एक दफा पढ़ लीजिएगा, दैट इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट। ये मैं आपको हर एक चीज के वाले से बता दूं, जब भी आप ये देखते हो कि हमारे पास जब हम प्रिपरेशन कर रहे होते हैं वो प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट आती है। जो आप अपनी लेबोरेटरी में किट यूज कर रहे हो जिस कंपनी की, आपने उनकी रिकमेंडेशन को फॉलो करना है। लेकिन एक चीज आपने वो देख लेनी है एमसीक्यू बाकी चीजों के वाले से, कि किन मीडिया को आपने ऑटोक्लेव करना होता है और किन मीडिया को आपने ऑटोक्लेव नहीं करना होता। लाइक एक्सएल डी वगैरह हो गया, हमारे पास ऐसी मीडिया हैं जो कि हम लोग जिनको ऑटोक्लेव नहीं कर सकते, अगर हम उन्हें ऑटोक्लेव करेंगे तो वो खराब हो जाते हैं। तो कुछ बाकी जिन मीडिया को ऑटोक्लेव करना है ये आप लोगों ने याद रख लेना है। अब हम लोग कैसे करते होते हैं, बेसिकली हम लोगों ने सिंपल इसको न्यूक्लिएट किया अपने स्पेसिफिक को एसडीए के ऊपर। उसके बाद हम लोगों ने पहले आपको बता दिया था मैंने कि डिपेंड करता है कि आपके पास आप आइडेंटिफिकेशन किसकी करना चाह रहे हो। मैं इतना ज्यादा जोर क्यों दे रही हूँ प्रैक्टिकल चीजों पे, वो इस वजह से कि ये बैक्टीरिया से बहुत डिफरेंट होता है इसका काफी कुछ। ठीक है, तो इसमें हम लोग ऐसा कर रहे होते हैं कि या ज्यादातर हम लोगों को फंगस को ग्रो करवाने के लिए बिल्कुल नॉर्मल जो रूम एयर होती है ना, जिसे हम एम्बियंट एयर करते हैं जो कि कहते हैं, ठीक है, वो यूज कर रहे होते हैं। और हमारे पास जो नॉर्मली हमारे पास इंक्यूबेटर यूज हो रहे होते हैं 37 डिग्री सेल्सियस पे, दे आर द एम्बियंट एयर वाले। ठीक है, कुछ कार्बोक्सीफिलिक होते हैं, किसी में हम लोगों ने ऑक्सीजन वाला भी कंटेंट को नॉर्मलाइज किया होता है अपने हवाले से, अपने रिक्वायरमेंट के हवाले से, वो डिफरेंट होते हैं इंक्यूबेटर। यहाँ पे आप लोगों ने सिंपल रूम टेम्परेचर पे या फिर ज्यादातर रूम टेम्परेचर पे इनको इंक्यूबेट कर रहे होते हैं। और अगर आपने इसको 37 पे भी रखना है तो आप इसको क्या करोगे, आप इसको प्रोवाइड करोगे एम्बियंट एयर। मैक्सिमम आपने इसको इनोकुलेट करना होता है फॉर अबाउट 4 वीक्स। और इस दौरान आपने तकरीबन हर, अगर आपने 4 वीक्स तक इसको इनोकुलेट करना है, सॉरी इंक्यूबेट करना है, तो उस टाइम में आप क्या करोगे, उस टाइम में आप इसको हर चौथे पांचवें दिन के बाद इस प्लेट को देखोगे। अब इसको करते क्या है, आपने कल्चर लगा के आपने प्लेट को चारों तरफ से पैराफिन फिल्म के जरिए से कवर कर देना है। अब जिस दौरान आप इसकी ग्रोथ को चेक कर रहे होगे कि हमारे पास ग्रो हुआ है फंगस के नहीं ग्रो हुई, उस टाइम पे आपने प्लेट को खोल के नहीं देखना। उस टाइम पे आपने प्लेट को खोल के नहीं देखना। बातें समझ आ रही हैं कि नहीं आ रही? मैम आप कह रही हैं आ रही है। कि 5 डेज बाद जो हमने चेक करना है कि ग्रोथ आई है कि नहीं, तो हमने उसको खोल के नहीं देखना। हाँ जी, क्योंकि अगर आप उसको प्लेट को खोल लेते हो ना, तो उस दौरान में क्या मसला हो सकता है, उस दौरान में ये हो सकता है कि आपका जो अंदर का मीडिया है ना वो कंटेमिनेट हो सकता है। इज दैट क्लियर? एक हाँ चीज जी। जिसको आपने 4 हफ्तों तक लेके चलना है, तो 4 हफ्तों के लिए आपने उसको सिक्योर भी रखना है। इधर आपने उसको पैराफिन फिल्म से कवर किया है कि नहीं किया, उसके अंदर हवा जा रही होती है। और अगर वो ज्यादातर हम लोगों ने वही वाले मीडिया ऑर्गेनिज्म ग्रो करवा रहे होते हैं फंगस में भी, जो कि एम्बियंट एयर पे होते हैं। ठीक है, हम लोग उसको सिर्फ इसलिए थोड़ा बहुत कवर करते हैं कि उसका ढक्कन खुल ना जाए, उसका जो ऊपर से लिड है वो ओपन ना हो जाए। अगर वो ओपन होगा तो उसमें कंटामिनेशन के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो आपने इसका प्रैक्टिकल पॉइंट से और वाइवा पॉइंट से ये बात गौर में रखनी है अपने, कि आपने जिस टाइम पे इसको इनोकुलेट किया हुआ है उस टाइम पे आपने इसको खोल खोल के नहीं देखना। जितना ज्यादा आप इसको खोलेंगे उतना ज्यादा आप इसको प्रोन कर रहे हो कंटेमिनेशन की तरफ, और उतना ज्यादा आपके अपना जो फाइंडिंग्स हैं वो मुतासिर होने के चांसेस हैं। इज दैट क्लियर?
यस मैम। हामिद बच्चे, जाफर, जाफर किधर गया? हामिद, यस मैम। ओके बेटा। नेक्स्ट मूव करते हैं रिजल्ट इंटरप्रिटेशन की तरफ। अब हम लोगों ने देखना है कि हमारे पास कॉलोनीज किस तरह की आई हैं, अगर वो मोल्ड्स हैं तो वो किस तरह की आए हैं। अब यहाँ पे आपके पास ग्रोथ किस तरह की आई है, वहां से आपको पता चल जाएगा कि हमारे पास यीस्ट ग्रो की है या फिर हमारे पास मोल्ड ग्रो की है। अब फंगस में आपके पास जो कैंडिडा वगैरह होते हैं वो अगले दिन ही ग्रो किए होते हैं, और वो कैसे ग्रो करते हैं, वो बिल्कुल क्रीमी वाइट सी या फिर हमारे पास क्रीमी तरह की कॉलोनीज ग्रो करती हैं। लेकिन जो मोल्ड्स होते हैं ना, वो जस्ट लाइक थ्रेड हमारे पास ग्रो कर रहे होते हैं, जैसे फिलामेंट्स होते हैं ना, उस तरह के ग्रो किए होते हैं। जैसे कॉटन रखी होती है उस तरह से हमारे पास आई होती है। तो जैसे आपने प्लेट को अपना खोलना नहीं है, प्लेट को देखा आपने और आपको नजर आया कि क्रीमी सी कॉलोनीज बनी हुई हैं बिल्कुल, तो आपको पता चल जाएगा कि मेरे पास जो फंगस है वो यीस्ट की तरफ जा रही है या फिर वो कैंडिडा की तरफ जा रही है। और अगर वो बिल्कुल कॉटन लाइक का हमारे पास ग्रोथ आई है तो आपको ये चीज उस टाइप पे कंफर्म हो जाएगी कि ये मोल्ड्स है। ठीक है, यानी कि आप सिर्फ नेकेड आई से जो आपने उसकी मॉर्फोलॉजी देखी है वो आपको कंफर्म हो जाएगी। अब यहाँ पे आपकी एक छोटी सी असाइनमेंट है, दैट इज रिलेटेड टू रिवर्स मॉर्फोलॉजी। फंगस की इंटरप्रिटेशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, दैट इज द रिवर्स मॉर्फोलॉजी। आप लोगों ने मुझे बताना है कि रिवर्स मॉर्फोलॉजी क्या होती है, जब मैं आपसे कल या परसों पूछूंगी। अब जब आपने इंटरप्रिटेशन करनी है, आपने उसकी कॉलोनी का मॉर्फोलॉजी देखनी है, आपने उसका माइक्रोस्कोपिक उसकी स्लाइड बना के देखनी है, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर देखना है, आपने डिफरेंट तरह के बायोकेमिकल टेस्ट वगैरह लगा के उसकी देखनी है। अब ये जो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है ये किस तरह की है, ये कैंडिडा एल्बिकन्स है, ठीक है, एसडीए के ऊपर। तो ये आपको कैसी नजर आ रही है? ये आपको नजर आ रही है बिल्कुल क्रीमी टाइप की कॉलोनीज। और ये आपको नजर आ रहा है जैसे वो कॉटन फैली फैली होती है ना, या कॉटन कैंडी की तरह का स्ट्रक्चर नजर आ रहा है एवरीवन? जी मैम। ठीक है, तो ये हमारे पास मोल्ड्स होते हैं। जैसे ही आपने प्लेट को देखा आपको फौरन पता चल गया कि इधर मेरे पास कैंडिडा या फिर यीस्ट ग्रो की हुई है या फिर मेरे पास किसी मोल्ड ग्रो किए हुए हैं। तो यहां से हमारी इंटरप्रिटेशन स्टार्ट हो जाती है। ये हमारे पास हो गया बेसिक एसडीए। आगे हम लोग मूव करते हैं टुवर्ड्स द न्यूट्रल एसडीए। न्यूट्रल एसडीए में हमारे पास डेक्सट्रोज होता है। इसको न्यूट्रल क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी पीएच 7.2 बहुत ज्यादा करीब होती है टुवर्ड्स द हमारे पास न्यूट्रल पीएच के पास पास। नियोपेप्टोन इसके अंदर ऐड होता है, दैट इज अ लिटिल बिट डिफरेंट फ्रॉम द पेप्टोन। अब इसमें बेसिकली क्या होता है न्यूट्रल एसडीए में, इसको हम लोग इमोस मॉडिफिकेशन भी कहते हैं। इसमें बेसिकली क्या होता है, दो चीजें होती हैं। नंबर वन पे एक ये कि हमारे पास इसमें डेक्सट्रोज की कॉन्सेंट्रेशन कम होती है, और नंबर टू पे ये कि हमारे पास इसमें पीएच न्यूट्रल की तरफ होती है। जिसकी वजह से क्या होगा कि आपके पास जो पैथोजेनिक फंगस है उसकी आइडेंटिफिकेशन या फिर उसकी रिकवरी के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। सिंपल ये एसडीए के जैसा ही होता है, लेकिन दो चीजें इसमें जरा डिफरेंट होती हैं। वो ये कि इसमें डेक्सट्रोज की कॉन्सेंट्रेशन कम होती है और इसकी पीएच जरा न्यूट्रल की तरफ होती है, और इसकी वजह से जो पैथोजेनिक फंगस हैं उनकी रिकवरी हमारे पास ऑगमेंट हो जाती है। ये चीजें हम लोगों ने देख ली, और ये चीजें हम लोग आगे चल के देखते हैं मजीद। इसमें थोड़ा सा देख लेते हैं। एसडी हम लोगों ने अच्छे से देख लिया। सेलेक्टिव मीडिया लाइक कॉर्न मिल एगर हो गया, ये भी हम लोग यूज कर रहे होते हैं फॉर द फंगस, फॉर एग्जाम्पल क्लेडो क्लेमाइडोस्पोर्स के लिए, ठीक है, स्पोरुलेशन के लिए। इसके अलावा बर्ड सीड एगर है वो क्रिप्टोकोकस के लिए है। बीएचआई है ब्रेन हार्ट इन्फ्यूजन है वो हमारे पास डाइफोमिक है, और फास्टिडियस फंगस के लिए यूज कर रहे होते हैं। जितना इसके ऊपर लिखा हुआ है इतना आप कर लें, मोर देन इनफ है। आई विल नेवर से यू कि आप कॉर्न मिल एगर की क्या उसको कहते हैं पूरी की पूरी कंपोजिशन पढ़ना शुरू हो जाए ये सारी चीजें, तो वो इतनी ज्यादा नेसेसरी नहीं है। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंट मीडिया। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंट मीडिया हमारे पास किसी तरह के जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो थोड़े बहुत कम रखे जाते हैं, ठीक है। अब वो क्यों कम रखे जाते हैं वो डिपेंड करता है कि हम लोग उस टाइम पे किस तरह के ऑर्गेनिज्म को आइसोलेट करना चाह रहे हैं। इसमें आप लोगों ने इनकी एग्जाम्पल याद रख लेनी है। फॉर एग्जाम्पल न्यूट्रिशनल डेफिशिएंट मीडिया में हमारे पास कॉर्न मिल एगर आ सकता है, एज वेल एज हमारे पास मिल्क बीन एगर आ सकता है, ठीक है। ये कंपोजिशन वगैरह करने का आई विल नॉट से यू।
और इसके अलावा हमारे पास राइस स्टार्च एगर आ सकते हैं, जिसे हम RSA भी कहते हैं। इनरिच्ड या सिलेक्टिव मीडिया, इनरिच्ड या सिलेक्टिव मीडिया में हमारे पास, आपको पता है सबसे इंपॉर्टेंट मीडिया हमारे पास क्या आता है इनरिच्ड मीडिया में? ब्लड एगर एंड चॉकलेट एगर। ऑब्वियसली, ऑब्वियसली हमारे पास ब्लड एगर सबसे इंपॉर्टेंट आता है, जहां पे भी इनरिच्ड का मतलब आता है और हमारे जहन में सबसे पहले जो चीज क्लिक कर रही होती है दैट इज द ब्लड एगर। तो इस पे भी हमारे पास बहुत सारे कैंडिडा और एज वेल एज हम ये हमारे पास ग्रो कर रही होती हैं। कैंडिडा तो बहुत ही कॉमन हम लोगों ने देखी है ना, ब्लड एगर के ऊपर ग्रो करते हुए। एज वेल एज आप लोगों ने ऑर्गेनिज्म के नाम याद रख लेना है कि हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटम हो गया, ब्लास्टोमाइसिस डर्मेटिडस हो गया, क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मन्स हो गया, ठीक है। ये हमारे पास इसके ऊपर ग्रो कर रहे होते हैं। और ब्लड एगर के ऊपर जो कैंडिडा हमारे पास बहुत कॉमनली ग्रो कर रही होती है, ठीक है, वो कैसी नजर आ रही होती है? बिल्कुल ओपेक से क्रीमी व्हाइट कलर की हमारे पास कॉलोनी से नजर आ रही होती है। और ब्रेन हार्ट इन्फ्यूजन ग्रोथ और डाइफिजिक मीडिया, ये दो चीजें हैं जो मैंने आपसे पूछनी है, ठीक है, डाइफेजिक मीडिया के बारे में। और इसकी एसोसिएशन एक बैक्टीरिया के साथ काफी ज्यादा होती है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपने मुझे याद भी करवानी है और आप लोगों ने खुद मुझे बतानी भी है। इज दैट क्लियर? अपनी असाइनमेंट साथ साथ नोट करते रहिए आप लोग। क्लियर है? जी। ओके, आगे मूव करते हैं। हमारे पास बर्ड सीड एगर होता है, ठीक है, ये बेसिकली हमारे पास सबसे ज्यादा यूज हो रहा होता है क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मन्स के लिए। हम इसको एज वेल एज हमारे पास नाइगर सीड एगर भी हो सकता है, चॉकलेट एगर भी होता है, ठीक है। इस पे कैंडिडा येलो व्हाइट तरह की कॉलोनीज नजर आ रही होती हैं। सनफ्लावर सीड एगर, ये डिफरेंट तरह के एगर के नाम है जो यूजुअली हमारे नॉर्मली रूटीन में यूज नहीं हो रहे होते, लेकिन आपको इनके नाम और एज वेल एज ये किन की आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज हो रहे होते हैं आपको ये लास्ट में पता होने चाहिए। आगे कॉर्नमील एगर या राइस स्टार्च एगर के बारे में थोड़ा बहुत देख लेते हैं कि हमारे पास न्यूट्रिशनली डेफिशिएंट मीडिया होता है, और ये ज्यादातर यूज हो रहा होता है हमारे पास क्लेमाइडोस्पोर की आइसोलेशन के लिए। ब्रेन हार्ट इन्फ्यूजन का मैंने बोला कि आपने थोड़ा बहुत पढ़ के आना है, और इसको मैंने इस वजह से पढ़ने का बोला है क्योंकि आपने इसका बैक्टीरिया के हवाले से भी पढ़ के आना है और आपने मुझे बताना है इसके बारे में, और डाइफेजिक मीडिया का भी। इनरिच्ड मीडिया होता है ये BHI, ठीक है। और ये क्रिप्टोकोकस न्यूफॉर्मस और हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटम वगैरह की आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज हो रहा होता है। बर्ड सीड एगर, क्रिप्टोकोकस नाइगर सीड एगर भी हमारे पास सिलेक्टिव मीडिया है, और ये क्रिप्टोकोकस के लिए यूज हो रहा होता है। डिफरेंशियल मीडिया, बहुत कॉमन डिफरेंशियल मीडिया जो कि बैक्टीरिया की आइसोलेशन के लिए यूज हो रहा होता है, दैट इज द, क्या नाम है उसका? मैककोन की, देखा हुआ है मैककोन की आप लोगों ने? हाँ जी मैम। ठीक है, डिफरेंशियल मीडिया में हमारे पास बैक्टीरिया में सबसे जो कॉमन यूज हो रहा था दैट इज द मेकोन की। अब फंगस की ग्रोथ के लिए सबसे मजे का मीडिया, सबसे क्यूट मीडिया और सबसे कॉमन मीडिया जो डिफरेंशियल मीडिया यूज हो रहा होता है दैट इज द क्रोम एगर। अब क्रोम एगर के हवाले से मैं आपको एक बाय साइड एक और चीज बता देती हूँ जो कि बहुत ज्यादा कॉमनली हमारे पास आती जा रही है ट्रेंड में, दैट इज द एगर आर्ट। एगर आर्ट में हमारे पास क्रोम एगर और खास तौर पे क्रोम एगर, क्रोम कैंडिडा एगर बहुत ज्यादा यूज हो रहे होते हैं। क्रोम कैंडिडा आगे हम लोग देखते हैं। अब इसमें इसको डिफरेंशियल मीडिया क्यों कहा जाता है? अब क्रोम का मतलब क्या होता है? दैट इज द कलर, एगर एगर होता है। अब क्रोम एगर में मतलब क्या होगा कि सिंपल प्लेट को देख के आपको डिफरेंट तरह के कलर नजर आएंगे। अब डिफरेंट तरह के कलर क्या इंडिकेट कर रहे होंगे? डिफरेंट तरह के कलर हमें डिफरेंट तरह का ऑर्गेनिज्म शो करवा रहे होंगे। बात समझ आ रही है कि डिफरेंट ऑर्गेनिज्म हमारे पास डिफरेंट कलर शो करेंगे। यानी कि सिंपल आप लोग जब आप प्लेट को देखोगे और उसके बाद आपने कलर नोट किया, फॉर एग्जांपल उसके ऊपर ब्लू कलर के सिंपल एक क्रोम एगर मैंने लिया, उसके ऊपर मैंने बैक्टीरिया को रो किया, या फिर मैंने उसके ऊपर UTI को चेक करने के लिए क्रोम एगर पे भी मैंने सैंपल लगाया, जो मैंने अपने हाथ से लगाया हुआ है, मैं उसकी आपको एग्जांपल दे रही हूँ। अब इसमें क्या होगा बच्चों? इसमें होगा ये कि हम लोगों ने इसको अपना UTI चेक करने के लिए ऑर्गेनिज्म को ग्रो करवा दिया। अब बाकी जो हम लोग लगा रहे होते हैं
XLD वगैरह, सॉरी क्लैड वगैरह, उसमें हम लोगों को बायोकेमिकल टेस्ट वगैरह करने पड़ते हैं। अब इसमें सिंपल आप लोगों ने देखा कि उसके में आपको मेरीन लाइक ब्लू कलर का कॉलोनी ग्रो की हुई नजर आई है। आपने फ्लो चार्ट इसका, इस वाले क्रोम एगर का साथ एक फ्लो चार्ट मिला होगा, आपने उसको निकाल के देखा। उसमें आप लोगों ने देखा कि ब्लू कलर किस वाले ऑर्गेनिज्म को शो कर रहा है। तो आपको उसने बताया कि वो एंटेरोकोकस फेशियम को इंडिकेट कर रहा है। एंटेरोकोकस जो कैलस है वो उसके ऊपर, इस वाले क्रोम एगर के ऊपर इनहिबिट है, वो ग्रो नहीं करता। तो ब्लू कॉलोनीज को देख के आप लोगों को क्या चीज इंडिकेट हो गई, यहाँ पे क्या चीज ग्रो की हुई है? यूटीआई किस ऑर्गेनिज्म की वजह से है? कैंडिडा ट्रोपिकैलिस। एंटेरोकोकस की वजह से। ठीक है, मैं एंटेरोकोकस की बात कर रही हूँ अभी, मैं एग्जाम्पल उसकी दे रही थी अच्छा, आपको। ठीक है। ठीक है, ठीक। हाँ, मैं इसका भी यहाँ पे मैं अभी आई नहीं, अभी मैंने सिर्फ सिंपल वाले क्रोम की बात की है। मैंने बोला कि मैं यूटीआई को चेक करने के लिए मैंने क्रोम एगर के ऊपर लगाया, अपना सिंपल क्रोम एगर के ऊपर, और अपना यूरिन सैंपल अप्लाई किया। अब नेक्स्ट डे मेरे पास ब्लू कलर की कॉलोनीज आई हुई हैं, तो मैंने अपनी फ्लो चार्ट को निकाल के देखा, तो मुझे पता चला कि वो इंटेरोकोकस फेशियम है। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल थी। अब एक होता है क्रोम एगर कैंडिडा। अब ये हमारे ऊपर जो कैंडिडा की डिफरेंट तरह की हमारे पास कॉलोनीज है, उन सब का कलर हमें बता देगा। एल्बिकन्स लाइट ग्रीन नजर आ रहा होता है, टॉपिकैलिस ब्लू या फिर पिंक हेलो, और साथ में उसके इर्द गिर्द जो हेलो बना होता है वो पिंक कलर का होगा, वो क्रीमी कलर का होगा। ये कुछ पिंक कलर के होंगे, कुछ पर्पल कलर के नजर आएंगे, ग्लैब्रेटा कैंडिडा और ड्यूब्लियंसिस हमारे पास डार्क ब्लू में नजर आएगा। तो यानी कि सिर्फ सिंपल कलर को देख के आप लोगों ने डिफरेंशिएट कर लिया कि हमारे पास कौन से वाला ऑर्गेनिज्म है। सिंपल ये भी वही है। ठीक है, ये ब्लू हमारे पास ट्रोपिकैलिस है, कैंडिडा ये वाला हमारे पास है, कैंडिडा एल्बिकन्स है, और ये कैंडिडा क्रूसेई है। ठीक है, ये हमारे पास क्रूसेई है, तो पर्पल कलर में। तो ये हमारे पास इस तरह से हम लोग इनको देख रहे होते हैं क्रोम एगर के ऊपर। एस्कोस्पोर्ट स्टिमुलेशन मीडिया में क्या हो रहा होता है, इसमें हम लोगों ने इस तरह के ऑर्गेनिज्म, इस तरह का सारा न्यूट्रिशन वगैरह ऐड की होती है, और बाकी सारी चीजों को इनहिबिट किया होता है कि हमारे पास, और एज वेल एज हम लोग इसको एनवायरमेंटल कंडीशन ऐसी प्रोवाइड कर रहे होती हैं कि हमारे पास जो एस्कोस्पोर है ना, उसकी ग्रोथ क्या हो जाए, स्टिमुलेट हो जाए, और बाकियों की जो ग्रोथ है वो इनहिबिशन की तरफ जाए। इज दैट क्लियर? हम लोग इसमें इसको ऐसी स्टिमुलेशन देंगे, ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करेंगे अपने सारे जो मीडिया है उसमें, ये सारी चीजें ऐड करके। ठीक है, ये सारी चीजें उसके अंदर ऐड करके हम लोग क्या करेंगे, हम लोग उसका ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करेंगे जिसमें एस्कोस्पोर जो है वो अपना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करें और वो ग्रो करें, और ग्रो करवा के एस्कोस्पोर बनाएंगे और आपको वो दिख जाएंगे। ठीक है, इसमें हमारे पास आ जाती है अल्फा मैम, सेट। जी बेटा। मैम इसकी कंपोजिशन पेपर में आ सकती है, मतलब सब ब्रॉड एगर नोट की और दैट। इसकी भी? नहीं, इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। सब ग्रोटेक्सट्रोज एगर की जरा इंपॉर्टेंट थी, वो सिर्फ आपको इतना पता होना चाहिए कि उसमें पेप्टोन ऐड होता है, उसमें डेक्सट्रोज ऐड होता है। ठीक है, इतनी इंपॉर्टेंट ये चीजें आपको इनफ है कि उसमें हमारे पास है डेक्सट्रोज उसको क्या चीज प्रोवाइड कर रहा होता है, और हमारे पास जो डेक्स पेप्टोन है वो उसको क्या प्रोवाइड कर रहा होता है। ये चीजें इनफ है। मैम फिर अगर क्वेश्चन आएगा कि हमें कल्चर मीडिया बताएं कि फंगल डायग्नोसिस के लिए कौन सी यूज करते हैं, तो उसमें फिर हमें सारे बताने पड़ेंगे ना? आप उसमें उसका प्रिंसिपल लिखोगे। ठीक है, आप सिर्फ उसमें मोटी मोटी ये चीजें लिख सकते हो कि हमारे पास इसी ज्यादा, इतना ज्यादा डेप्थ में कोई भी नहीं जाता, आप ग्रेजुएशन लेवल पे हो। ठीक है, ये बात आपने जहन में रखनी है। आपने इस तरीके से लिख देना कि इसमें उसके बाद आपने ये कह देना कि इसमें ये चीजें यूज होती हैं, और उसके बाद आपने ये बता देना कि मेरे पास इस तरीके से मैं इसको कल्चर करूंगी, एंड देन मैं इसको कितने टाइम के लिए रखूंगी, क्या उसको मैं कंडीशन प्रोवाइड करूंगी, देन मैं इंटरप्रिटेशन कैसे करूंगी। इज दैट क्लियर? हाँ जी, ठीक है। ओके। आगे बायोकेमिकल टेस्ट में हमारे पास डिफरेंट तरह के बायोकेमिकल टेस्ट आते हैं। फंगस के बायोकेमिकल टेस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, कोई खास नहीं होते हैं। ठीक है, इसमें हमारे पास इनके आप लोगों ने नाम देख लेने हैं एक दफा से। टेट्राजोलियम रिडक्शन मीडियम हो सकता है। ठीक है, इसका आपने प्रिंसिपल इंशाल्लाह हम लोग मंडे को या फिर कल करेंगे। टेट्राजोलियम हो गया, बल्कि बायोकेमिकल टेस्ट हम लोग करेंगे ही मंडे को या फिर कल, अगर मेरा कल लेक्चर हुआ। कल्चर कंडीशन हम लोगों ने ज्यादातर देख ली हुई है, बल्कि सारी की सारी देख ली है। उसके बाद कल्चर की आइडेंटिफिकेशन कैसे की जाती है, थोड़ी बहुत हम लोगों ने बात कर ली थी। देन हम लोग थोड़ी बहुत और बात करते हैं। एक होती है मैक्रोस्कोपिक, आप लोगों ने देखना है फॉरेन कल्चर प्लेट के अंदर कि कैसी आपको ग्रोथ नजर आ रही है।
नंबर 1 पे तो ये चीज मैंने आपको बता दी कि हमारे पास ग्रोथ हुई कितने ड्यूरेशन में है। अगर तो वो ड्यूरेशन कितने में हो गई, अगर वो यीस्ट वगैरह है तो वो ओवरनाइट में या फिर वो इन विद इन अ वीक ग्रो कर जाता है, ठीक है। सेप्रोफाइट्स, यीस्ट वगैरह ये क्या करते हैं, ऑपर्चुनिस्टिक माइकोसिस वगैरह, ये हमारे पास विद इन अ वीक या फिर ओवरनाइट ग्रो कर जाते हैं। लेकिन अगर वो स्लो ग्रोथ है, आपको 4 वीक तक वेट करना पड़ा है, तो आप मैक्रोस्कोपिकली आपको क्या पता चल जाएगा इसकी रेट ऑफ ग्रोथ से कि ये कोई सिस्टेमिक माइकोसिस है या फिर कोई सबक्यूटेनियस हो सकता है। इस तरह के एजेंट हमारे पास इन्वॉल्व होंगे। एज वेल एज हमारे पास हम लोग मैक्रोस्कोपिकली देखेंगे कि हमारे पास कॉलोनीज का कलर कैसा है, या फिर जो ग्रोथ है हमारे पास उसका कलर कैसा है। और उसका हम लोग टेक्सचर देखेंगे, आइदर वो क्रीमी वेलवेटी कॉलोनीज है या फिर वो हमारे पास कॉटनी, या फिर जैसे हमारे पास कॉटन कैंडी होती है उस तरह का टेक्सचर आया होता है, उस तरह को कई टेक्सचर की कॉलोनीज आई हुई है हमारे पास। और आप लोग उसकी टोपोग्राफी भी देखोगे कि वो इरेगुलर सी ग्रोथ है आपके पास, या फिर जरा ग्रूव्स बने हुए हैं, या जैसे हमारे पास सेरिबेलम हमारा ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर होता है उस तरह का उसके उसके ऊपर टेक्सचर आया हुआ है। ये चीजें होती हैं मैक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। माइक्रोस्कोपिक अपीयरेंस में हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें हम लोग टीज आउट कर सकते हैं, ठीक है। टीज माउंट यूज कर सकते हैं, और एज वेल एज हम लोग इसमें स्लाइड कल्चर यूज कर सकते हैं। पहले हम लोग बात करते हैं टीज माउंट के बारे में। जो आपकी ग्रोथ आई हुई है किसके ऊपर, प्लेट के ऊपर, आपने उसको थोड़ा सा लेना है, निडल की मदद से आपने उसको माउंटिंग मीडिया स्लाइड के ऊपर आपने ऐड किया हुआ है, उसके ऊपर आपने अपनी कॉलोनीज को रखना है, उसको अच्छे से टीज करना है ताकि उसके वो कॉलोनीज ब्रेक डाउन हो जाए। उसके ऊपर कवर स्लिप रखनी है, देन आपने उसको देखना है अंडर द माइक्रोस्कोप कि वो कैसा नजर आ रहा है। ये होता है टीज्ड माउंट मीडिया। अब बाकी का इंशाल्लाह हम लोग स्लाइड कल्चर कैसे करते हैं, उसको कैसे माइक्रोस्कोपिकली देखते हैं, और बाकी हम लोग इसके बायोकेमिकल के बारे में इंशाल्लाह कल यहाँ पे परसों पढ़ेंगे ना, तो कल लेक्चर होगा और परसों तो इंशाल्लाह होना ही होना है। आज के लिए अगर किसी का कोई सवाल होगा तो वो मुझसे पूछ सकते हैं।